हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कस्ट ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग करेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर थर्ड। चैप्टर का नाम है लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। हम लोगों ने लास्ट क्लासेस के अंदर 1950 से लेकर 1919 तक जो भी हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी, एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरह के स्ट्रेटेजी बनाए गए, उनको डेवलप करने के लिए प्रोग्राम्स बनाए गए। आज हम पढ़ेंगे कि 1991 के अंदर किस तरह से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी देश में लाया गया और जिस इकोनॉमिक पॉलिसी को इस्तेमाल करके हमारे देश में काफ़ी डेवलपमेंट किया गया, कि नए नए स्ट्रैटेजी बनाई गई। तो आखिर सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर 1991 में हमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ी। पीछे आपने पढ़ा था 1950 से लेकर 1990 तक हमारी जो पॉलिसी थी वो एक जैसी चल रही थी। स्टार्टिंग में हमारी इकॉनमी को पुश मिला, डेवलपमेंट आई, बट वो डेवलपमेंट ज़्यादा टाइम तक बनी रही और धीरे धीरे क्या हो गया, जो इकोनॉमिक थे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट की जगह गिरावट आ गए थे। भारत सरकार जो है, इंडिया जो है, कर्ज के तले दबती जा रही थी और हमारी हालत इतनी बुरी हो गई थी कि हमें कोई दूसरा लोन देने को भी तैयार नहीं थी, क्योंकि हमारे पर इतने ऑलरेडी इतने लोन चल रहे थे कि हम प्रिंसिपल की तो बात छोड़ो, हम इंटरेस्ट पे करने में भी अनेबल हो रहे थे। तो ऐसे में ज़रूरत थी कि एक नई स्ट्रैटेजी बनाया जाए, नई पॉलिसी लाया जाए, ताकि देश की डेवलपमेंट की जो प्रोग्रेस है, जो रेट है, उसको तेज़ी से बढ़ाया जा सके। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि रीज़न फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कि कौन कौन से रीज़न थे जिसके कारण हमें सडनली अपनी पॉलिसी को पूरी तरह से चेंज करना पड़ा और एक साथ 3 बड़े पॉलिसी को हमें लॉन्च किया देश में। तो पहला कि पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। तो हमने देखा था कि 1950 में जब इंडस्ट्री पॉलिसी हमने बनाई थी 1956 में, तो हमने क्या किया था कि पूरे जो इंडस्ट्रीज थे उनको 3 भागों में कैटेगराइज कर दिया। पहले कैटेगरी में वो इंडस्ट्री रखी है जिसकी पूरी ओनरशिप, मैनेजमेंट, ऑपरेशन सब कुछ सरकार के अंडर में था, उसमें 17 इंडस्ट्री थे। कैटेगरी बी के अंदर हमने क्या देखा कि 12 इंडस्ट्री थे, जिसमें सेटिंग तो सरकार करेगी सेटअप, बट वो जो प्राइवेट लोग हैं वो कॉम्प्लीमेंट्री की रोल भूमिका निभा सकते हैं। और थर्ड जो था वो प्राइवेट सेक्टर के अंडर में था, बट उसमें भी लाइसेंस के द्वारा सरकार ने किस तरह से उसको कंट्रोल किया हुआ था। लेकिन हमने इतने सारे इंडस्ट्री को पब्लिक सेक्टर में रखे, लेकिन जितने भी हमारे पब्लिक सेक्टर के इंडस्ट्री थे उसमें से मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, ज़्यादा से ज़्यादा जो इंडस्ट्री थे वो सारे लॉस में चल रहे थे, सिक हो चुके थे, पूरी तरह से इनएफिशिएंटली मतलब चल रहे थे। तो जिसके कारण हमें ज़रूरत थी कि जो पब्लिक सेक्टर है उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, पब्लिक सेक्टर की जो इंडस्ट्री है कैसे उसको रिवाइव किया जाए, कैसे उनको दोबारा से डेवलप किया जाए। तो सबसे बड़ा रीज़न क्या है कि जितने भी पब्लिक सेक्टर के अंडर में इंडस्ट्रीज थे वो सारे के सारे लॉस अर्न कर रहे थे। सरकार ने इनको अपने अंडर में इसीलिए रखा था कि इनसे अच्छा खासा पैसा कमाएंगे, सोशल वेलफेयर होगा, जनता का डेवलपमेंट होगा, बट वो अपनी ऑब्जेक्टिव को पूरे करने में वो क्या रहे, पूरी तरह से असफल हम कह सकते हैं। दूसरा, डेफिशिएंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है? देखिए, एक कंट्री रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ जो भी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है एक ड्यूरिंग द पीरियड के अंदर, एक साल के अंदर, उसको सिस्टमेटिकली जो लिखती है, रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। और हमारे लगातार जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो घटते ही जा रहे थे, यानी कि हम इंपोर्ट बहुत ज़्यादा कर रहे थे, दूसरे देशों से सामान बहुत खरीद रहे थे और अपने सामान जो हमारे बाहर जो है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहे थे। रीज़न है, एक तो हमारे जो टेक्नोलॉजी थी बहुत अच्छे नहीं थे, जिसके कारण हमारा कॉस्ट जो था बहुत हाई आता था, हमारी गुड्स की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी, तो हमारे गुड्स महंगे थे, क्वालिटी वाइज अच्छे नहीं थे, तो जिसके कारण इंटरनेशनल मार्केट में उनकी जो डिमांड थी धीरे धीरे डिक्लाइन होती गई, गिरती गई और इसके कारण हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो डेफिशिएट होना स्टार्ट हो गया। थर्ड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर। तो हमने देखा कि हमारे देश में 90 के अराउंड बहुत ज़्यादा जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी। हमने देखा 1921 के बाद हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट हो गया, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन स्टार्ट हो गया। जब ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगा, तो उनकी डिमांड से बढ़ेगी, बट हमारे देश में इतने गुड्स मैन्युफैक्चर नहीं हो पा रहे थे कि उनकी डिमांड को पूरा कर सके। तो अब होगा क्या कि डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, सामान को खरीदने के लिए लोग ज़्यादा है, बट मार्केट में सप्लाई कम है। तो क्या होगा, अननेसेसरी जो मैन्युफैक्चर है अपनी गुड्स की प्राइस बढ़ाएंगे और जिसके कारण जो गुड्स के रेट थे, जो नेसेसिटी गुड्स थे, उनके प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे, यानी कि इन्फ्लेशन, यानी कि राइज इन प्राइस, वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लगे। जो आम लोग हैं उनकी जो लाइफ है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ गई थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फॉल इन अ फॉरेन रिजर्व। देखिए, हमने बताया कि हम एक्सपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, ठीक है, इंपोर्ट हमारा लगातार बढ़ रहा था, तो जिसके कारण क्या हुआ कि हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व थे, जब हम विदेशों को अपना सामान बेचेंगे नहीं, तो विदेशी मुद्रा जो है, फॉरेन जो रिजर्व्स है, वो हम कैसे कमाएंगे, फॉरेन करेंसी हम कैसे कमाएंगे। और हम क्या रहता है कि हमारे पास इतना भी मतलब फॉरेन रिजर्व नहीं था कि आगे 15 दिन के लिए हम
इंटरनेशनल ट्रेड कर सके। यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारे फॉरेन करेंसी का जो रिजर्व था एक तरह से पूरी तरह से डिप्लीट हो चुका था, खत्म हो चुका था। आगे हमें कोई गुड्स खरीदनी भी हो तो हमारे पास इतना सफिशिएंट रिजर्व नहीं था कि हम आगे इंटरनेशनल ट्रेड में बने रहे। ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, यानी कि सरकार जो है उनका जो बर्डन था, चाहे वो इंटरनेशनल बर्डन है, यानी कि सरकार, आपने देखा है कि गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर है लगातार बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि आपको पता है भारत क्या है, वेलफेयर स्टेट है, जहाँ पे जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उनको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं वेलफेयर के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल के ऊपर एक्सपेंडिचर हो गया, एजुकेशन के ऊपर हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस हो गया। तो सरकार के जो खर्चे थे लगातार बढ़ते जा रहे थे और रेवेन्यू जो थे हमेशा लगातार घटते जा रहे थे, जिसके कारण उस एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए सरकार को इंटरनल और एज वेल एज एक्सटर्नल बहुत सारे लोन लेने पड़े। और ये लोन जो थे बेसिकली कंजम्पशन के लिए, कंज्यूमर गुड्स के लिए, कंजम्पशन के लिए लिए जा रहे थे, जिसके कारण हम उसको रीपे नहीं कर पा रहे थे। तो ऐसे में ज़रूरत हुई कि हम अपनी पॉलिसी में रिफॉर्म करें, क्योंकि एक साथ देखिए इतनी सीरीज में प्रॉब्लम आ रही थी और इनएफिशिएंट मैनेजमेंट, यानी कि गवर्नमेंट जितने भी सेक्टर थे उनमें जो मैनेजमेंट था बहुत ज़्यादा मतलब इनएफिशिएंटली किया जा रहा था। रीज़न क्या था, जितने भी जो मतलब मिनिस्टर लोग होते थे जिनके पास इतनी अच्छी डिग्री नहीं होती थी, जिनके पास कोई नॉलेज नहीं होता था, वो लोग बेसिकली प्लान बनाते थे और जिसके कारण वो प्लान सक्सेस नहीं हो पाता था, सफिशिएंट नहीं था। और पब्लिक सेक्टर में देखा, इसीलिए धीरे धीरे एक एक करके वो लॉसेज में चलते गए। यानी कि देश की ओवरऑल जो स्टेटस थी वो बहुत बुरी थी, गरीब हो चुका था पूरा देश, मतलब इन्फ्लेशन, प्राइस राइज बहुत ज़्यादा हो चुका था। हमारे देश में जो पब्लिक सेक्टर है उनके सारे लॉस मेकिंग चल रहे थे, ज़्यादातर मैनेजमेंट इनएफिशिएंट हो चुका था, हमारे पास इतना रिजर्व नहीं था कि हम आगे ट्रेड कर सके। तो देश की जो सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई थी, तो हमें क्या करना पड़ा, जो वर्ल्ड बैंक है, यानी कि ध्यान रखना आपको 1991 में इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प के लिए कहाँ पे जाना पड़ा, IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक जो बेसिकली डेवलपमेंट के लिए दूसरे देशों को लोन देते हैं। तो हमें उनके पास जाना पड़ा मजबूर होकर, उन्होंने हमें लोन दिए $7 बिलियन, बट साथ में उन्होंने कंडीशन भी लगाई कि आपकी जो पॉलिसी है वो सफिशिएंट नहीं है, अगर इसी पॉलिसी से आगे भी आप कंटिन्यू रखोगे तो आपकी इकोनॉमी की डेवलपमेंट नहीं होगी, आपको अपनी पॉलिसी में रिफॉर्म करना पड़ेगा, जो पब्लिक सेक्टर है उसको रोल कम करना पड़ेगा, अपनी इकोनॉमी को रिफॉर्म करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, ताकि आप दूसरे देशों के साथ इंटरेक्ट हो सको, ट्रेड कर सको। तो इस कंडीशन के साथ हमें वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था और इसीलिए भारत सरकार की मजबूरी थी कि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था और फाइनली उन्होंने अपनी पॉलिसी को रिफॉर्म किया। तो याद रखना, उस टाइम पे हमारे देश के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे, कांग्रेस की सरकार थी, PV नरसिम्हा राव देश के प्राइम मिनिस्टर थे। तो वहीं से बेसिकली जो डॉक्टर मनमोहन सिंह है वो पॉलिटिक्स में आए, उन्होंने बड़े सारे रिफॉर्म्स में अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और देखते ही देखते हमारी इकोनॉमी में काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट आनी स्टार्ट हुई। तो ये आपने देखा कि हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, 1991 में हुआ। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में 3 बड़े चेंजेस किए गए, जिसे हमने LPG का नाम दिया, L फॉर लिबराइजेशन, P फॉर प्राइवेटाइजेशन और G फॉर ग्लोबलाइजेशन। तो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स को साथ साथ हम पढ़ते रहेंगे। तो सबसे पहले हमने कहा लिबराइजेशन। लिबराइजेशन का मतलब क्या होता है कि आप लोगों ने देखा था कि प्राइवेट सेक्टर्स पे सरकार ने इतने ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे लाइसेंस के थ्रू, यानी कि पहले कोई भी आपको छोटा से छोटा बिजनेस भी स्टार्ट करना है, आपको सेटअप करना है, तो फर्स्ट ऑफ यू हैव टू टेक अ रिटन परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। और वो परमिशन लेने में इतना लंबा टाइम लगता था, इतना लंबा प्रोसीजर होता था, इतने मतलब कॉम्प्लिकेशंस थे कि लोग उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहते थे और बहुत से इंडस्ट्री नहीं ऊपर चल पाते थे। दूसरा, अगर आपने वो परमिशन ले भी ली, अगर आपको बिजनेस को एक्सपैंड करना है, डाइवर्सिफाई करना है, फिर आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। सरकार आपको परमिशन देने के साथ एक क्वांटिटी डिसाइड कर देगी कि इससे ज़्यादा क्वांटिटी आप मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। अगर आपको मैन्युफैक्चर की क्वांटिटी बढ़ानी है तो फिर सरकार को कन्विंस करना पड़ेगा, सरकार कन्विंस होगी तो ही आपको परमिशन मिलेगा। यानी कि कितना रिस्ट्रिक्शन उनके ऊपर लगा दिया गया था। लेकिन लिबराइजेशन के अंदर वो सारे रिस्ट्रिक्शन सरकार ने क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, ताकि प्राइवेट सेक्टर तेजी से डेवलप हो सके और अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे इकोनॉमी को डेवलप करने में। तो हम पढ़ेंगे कि लिबराइजेशन के अंदर कितने तरह के रिफॉर्म्स किए गए। तो ध्यान रखना है आपको, सबसे पहले उन्होंने इंडस्ट्रियल रिफॉर्म किया, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, टैक्स रिफॉर्म, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, यानी कि इतने आपने देखा कि 4 तरह के रिफॉर्म्स किए गए। तो एक एक करके बात करते हैं। पहले कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म की, इंडस्ट्री में क्या क्या उन्होंने सुधार किए। पहला, रिडक्शन इन लाइसेंस, जो कि बहुत जरूरी थी। सरकार ने कुछ लिमिटेड जो इंडस्ट्री थे उनमें लाइसेंस रखा जिसमें जरूरत थी, बाकी 5-6 इंडस्ट्री के अलावा सबको लाइसेंस फ्री कर दिया। यानी कि अब आपको बिजनेस करने से पहले
इसको स्टार्ट करने से पहले, एक्सपेंड करने से पहले, डाइवर्सिफाई करने से पहले अब आपको सरकार की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ताकि प्राइवेट सेक्टर अपना डेवलपमेंट इजीली फास्टली कर सके। दूसरा, डिक्रीज इन रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि हमने देखा था लास्ट चैप्टर के अंदर कि पब्लिक सेक्टर के अंदर में पूरी तरह से 17 इंडस्ट्री थे, उसके बाद केवल और केवल 3 सेक्टर को गवर्नमेंट के सेक्टर के अंदर में रखा गया, बाकी सबको हम उनसे फ्री कर दिया गया। 2-3 सेक्टर भी थे जो आम थे, एटॉमिक थे, एनर्जी थे, डिफेंस गुड्स थे, तो जो 3 बहुत ही ज़्यादा नेसेसिटी थे जिनमें सीक्रेसी की जरूरत थी, उन्हीं को सरकार ने अपने पास रखा, यानी कि सरकार का जो रोल है उसमें उन्होंने काफ़ी कमी किया। तीसरा, डी रिजर्वेशन अंडर द स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, कि पहले क्या होता था कि जो भी बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज थे, सेक्टर थे जिसमें कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री गुड्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, तो उनको प्रोटेक्शन दिया हुआ था कि इस तरह की इंडस्ट्री कोई दूसरा प्राइवेट या कोई दूसरी कंपनी बड़े फॉर्म नहीं मैन्युफैक्चर में इन्वॉल्व हो सकती है। लेकिन उस तरह की जो रिजर्वेशन था वो भी खत्म कर दिया, यानी पूरी तरह से फ्री कंपटीशन कर दिया कि जो उसके पास भी पोटेंशियल है, कैपेबिलिटी है, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है, जो भी मैन्युफैक्चर करना चाहता है अब इजीली मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो 3 बड़े इंडस्ट्रियल रिफॉर्म लिए गए जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं कि उस टाइम पे जरूरी भी थी और काफ़ी इससे प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री को फायदा भी हुआ। दूसरा, फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म, कि फाइनेंशियल सेक्टर होते किसमें, कैसे, कौन से हैं, जितने भी बैंकिंग सेक्टर हो गए, आपके स्टॉक मार्केट हो गए, फाइनेंशियल मार्केट हो गए, तो ये सारे जो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स है, उसमें भी कई तरह के चेंजेस किए गए। सबसे पहला कि चेंज रोल ऑफ आरबीआई, यानी कि आरबीआई जो पहले एज अ रेगुलेटर था, अब उसका रोल क्या होगा, फैसिलिटेटर का, यानी कि पहले सिर्फ वो ऑर्डर और पॉलिसी बनाता था, लेकिन अब वो एक तरह से उसको हेल्प भी कर रहा है और साथ ही साथ जितने भी बैंक है उनको अपने छोटे छोटे काम करने के लिए उसको इंडिपेंडेंसी, फ्रीडम भी दे रहा है। पहले हर चीज़ में आरबीआई का बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन था, उस रिस्ट्रिक्शन को थोड़ा ईजी किया गया ताकि जो प्राइवेट फाइनेंशियल सेक्टर है वो अपने आप डेवलप कर सके। दूसरा, ऑरिजिन ऑफ प्राइवेट बैंक, पहले क्या था, जितने भी बैंक थे वो सरकार के अंडर में ही थे, लेकिन न्यू रिफॉर्म के कारण, न्यू पॉलिसी के कारण सेक्टर रिफॉर्म किए गए फाइनेंशियल सेक्टर में, अब प्राइवेट बैंक थे वो हमारे देश में आने लगे, या हमारे जो बैंक है वो देशों में उनकी ब्रांचेस स्टैब्लिश होने लगी, जिसमें आपने देखा होगा HSBC जैसे नए नए प्राइवेट बैंक आए थे। देखिए, प्राइवेट बैंक आने से क्या हुआ कि कस्टमर को फैसिलिटी ज़्यादा मिलने लगी, ठीक है, कई तरह की फैसिलिटीज़ है वो कस्टमर को ज़्यादा मिलने लगा और जिसके कारण एक अच्छा हेल्दी कंपटीशन डेवलप हुआ। नेक्स्ट है इंक्रीज इन लिमिट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। पहले क्या था, अगर फॉरेनर कोई भी इन्वेस्टर है तो हमारे देश में मैक्सिमम 49% तक ही इन्वेस्ट कर सकता था, लेकिन अब जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट को 100% तक FDI तक कर दिया गया है। नेक्स्ट, ईज इन एक्सपेंशन, कि अगर कोई भी मान लीजिए बैंक है, अगर उसे अपना कोई नया ब्रांच ओपन करना हो तो अब आपको आरबीआई के जो पर्टिकुलर कुछ कंडीशन है उसे फुलफिल करना पड़ेगा और आप इजीली बिना ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन के, बिना अननेसेसरी प्रेशर के आप न्यू ब्रांचेस को ओपन कर सकते हो। यानी कि एक तरह से उनको भी डेवलप करने के लिए एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की, एक माहौल बनाए ताकि फाइनेंशियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर सभी तेजी से ग्रो कर सके और देश की डेवलपमेंट में, इकोनॉमी के डेवलपमेंट में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सके। नेक्स्ट है टैक्स रिफॉर्म। तो पहले हमने इंडस्ट्री में क्या क्या चेंजेस किए गए, फिर हमने फाइनेंशियल सेक्टर में क्या क्या चेंजेस किए गए, अब है कि टैक्स रिफॉर्म। तो हम जब भी जानते हैं कि टैक्स जो होता है एक कंपलसरी बर्डन होता है जो सभी को पे करना पड़ता है। तो टैक्स 2 तरह की होती हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है कि जिस भी पर्सन या इंस्टीट्यूट, कंपनी पे लगाया जाता है उसको पे करने की जो फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो उसकी होती है। जैसे कि एक इंडिविजुअल के ऊपर इनकम टैक्स लगाया जाता है, ये कंपनी के ऊपर टैक्स लगाया जाता है, कॉर्पोरेट टैक्स लगाया जाता है। तो ये क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स जिस भी पर्सन या कंपनी पे लगे उसी को पे करेगा, अपना बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते। लेकिन जो इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं वो टैक्स होते हैं जो लगाए तो किसी पर्सन पे या किसी पे जाते हैं, लेकिन जो फाइनल बर्डन होता है वो दूसरों के द्वारा बियर करना पड़ता है। जैसे कि आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, तो ये है तुम्हारे क्या हो गए इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसमें भी रिफॉर्म की बहुत ज़रूरत थी। पहले टैक्स का जो प्रोसेस था बहुत ज़्यादा लेंदी था, बहुत मुश्किल था, आम लोगों को समझ में नहीं आता था, टैक्स बहुत हाई रेट से लगाते थे और टैक्स इतना सरकार को देना पड़ता था कि लोग क्या करते थे, टैक्स की चोरी करने लगते थे। इतना ज़्यादा सरकार को टैक्स देने में उनको बड़ी दिक्कत आती थी। तो सरकार ने इसमें भी क्या करा, बहुत ज़्यादा रिफॉर्म किए। सबसे पहले रिफॉर्म किया कि सरकार ने टैक्स में कमी की ताकि लोग ईमानदारी से सरकार को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ टैक्स जमा करा पाए। दूसरा, उसको जो प्रोसेस है उसको सिंप्लीफाई किया ताकि आम लोग भी टैक्स प्रोसेस को समझ सके, कैलकुलेट कर सके और सरकार के खजाने में उसको जमा कर सके। क्योंकि मेन जो इनकम का सोर्स होता है सरकार का टैक्स होता है और टैक्स में ही लोग बहुत ज़्यादा चोरी करते थे, लोगों को समझ नहीं आता था। तो इसको सिंप्लीफाई करना बहुत आसान मतलब ज़रूरी था
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके अंदर आए, टैक्स में पार्टिसिपेट करें और सरकार की जो इनकम है वो तेजी से बढ़े, क्योंकि सरकार तभी डेवलपमेंट के काम कर पाएगी जब सरकार की इनकम बढ़ेगी। तो हमने देखा 1991 से पहले जो टैक्स पॉलिसी थी बहुत ही मुश्किल थी, कॉम्प्लिकेटेड थी, हाई टैक्स था, जिसके कारण जो सरकार की जो इनकम है लगातार घटती जा रही थी। तो ये 3 रिफॉर्म्स होगी। नेक्स्ट है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, कि सरकार ने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कौन कौन से रिफॉर्म किए। तो पहला हमने देखा था कि सरकार ने 1991 से पहले कोटा सिस्टम लगा रखा था, यानी कि अगर आप बाहर से कोई भी गुड्स मंगाते हो तो उसकी एक लिमिट डिसाइड कर रखी थी, उससे ज़्यादा आप गुड्स बाहर से नहीं मंगा सकते। वो सरकार ने क्या कर दिया, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। कोई भी प्राइवेट या कोई भी कंपनी को इतना भी क्वांटिटी बाहर से अपनी डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स जितना मर्जी चाहे वो मंगा सकती है। दूसरा जो एक्सपोर्ट ड्यूटी है, यानी कि अगर कोई हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर अपने सामान को इंटरनेशनल मार्केट में बेचना चाहते हैं तो उसके ऊपर जो टैक्स था पूरी तरह से उन्होंने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो डेवलप हो सके और बढ़ सके, हाँ, ताकि हम फॉरेन जो करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सके। नेक्स्ट है कि रिडक्शन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, यानी कि बाहर से आप कोई सामान मंगा रहे हो तो सरकार ने पहले क्या कर रखा था, इतना ज़्यादा टैक्स उस पर लगा दी, इतनी इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी थी कि वो गुड्स की कॉस्ट इतने महंगे हो जाते थे और हमारे देश में लोग उसको खरीदते नहीं थे। उसमें भी सरकार ने रिफॉर्म किया और उसको इम्पोर्ट ड्यूटी में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन किया। नेक्स्ट है रिलैक्सेशन इन इम्पोर्ट लाइसेंस सिस्टम, कि अगर मान लीजिए जो अगर इम्पोर्ट लाइसेंस सिस्टम है तो कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कोई हैजर्डस हो या एनवायरमेंटल इश्यूज हो तो उनमें लाइसेंस रखा, बाकी सबको क्या कर दिया, लाइसेंस उन्होंने रिलैक्सेशन दे दी ताकि इजीली इंपोर्ट एक्सपोर्ट हमारे देश में आसानी से हो सके। तो ये जो बेसिकली जो लिबरल बनाया गया ये इकॉनमी को, इससे इतना ज़्यादा फायदा हुआ कि विदेशी पैसा हमारे पास आया, फॉरेन इन्वेस्टर्स हमारे पास आए, हमारे जो प्राइवेट सेक्टर के इंडस्ट्री थे वो बहुत ज़्यादा देश में आ गया, नए नए इंडस्ट्री डेवलप हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुआ और तेज़ी से इंडस्ट्रियल सेक्टर में एक रेवोल्यूशन आ गई, क्रांति आ गई और सरकार की इनकम में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आई। तो ये सब ज़रूरत थी उस टाइम पे और इसीलिए सरकार को मजबूर होकर ये करना पड़ा। अदरवाइज हमारे पास दूसरे देशों के इतने लोन हो चुके थे, अगर हम ये रिफॉर्म नहीं करते तो IMF और जो वर्ल्ड बैंक है वो भी हमें लोन देना धीरे धीरे बंद कर देता, क्योंकि हमारी पॉलिसी एक फ्लैट चली आ रही थी, उसमें रिफॉर्म हो ही नहीं देते और हमारे पे जो कर्ज का जो बर्डन है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा था। तो ऐसे में जरूरत थी कि न्यू रिफॉर्म्स की, न्यू पॉलिसी की। तो इसीलिए हमारे देश में 3 पॉलिसी मैंने बताया। तो हम लिबराइजेशन पढ़ चुके हैं कि इकोनॉमी को किस तरह से लिबरल बनाया गया। दूसरे बड़े चेंजेस लिए गए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन जैसे हिंदी में हम बोले तो निजीकरण, यानी कि सरकार ने अपनी ओनरशिप को, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जो भी रोल है उसमें कमी करी और जो बहुत सारे इंडस्ट्री जो लॉसेस में चल रहे थे या जिसपे सरकार अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो सारे इंडस्ट्री सरकार ने ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर के हाथों में बेचना स्टार्ट कर दिया। कुछ सेक्टर तो कम्प्लीटली सरकार ने प्राइवेट लोगों के हाथों में बेच दिया, ओनरशिप, मैनेजमेंट सब कुछ चेंज हो गया और कुछ कंपनियों के अंदर सरकार ने धीरे धीरे करके डिसइन्वेस्टमेंट किया। देखो इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कहीं पे इन्वेस्ट करना, पैसा लगाना उस सेक्टर में, और डिसइन्वेस्टमेंट मतलब वहाँ से पैसा धीरे धीरे करके विड्रॉ करना। जैसे कोल इंडिया आपने देखा होगा, पहले सरकार की 100% उसमें इन्वेस्टमेंट थी, फिर सरकार ने 5% उसमें कमी करी, फिर 10% कम करी। तो धीरे धीरे बहुत से सेक्टर में सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर दिया और प्राइवेट लोगों को उसमें पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया। तो एक में पढ़ेंगे कि पूरी तरह से सरकार ने ओनरशिप दे दी, उनको 100% दे दिया, और कुछ में सरकार ने धीरे धीरे करके अपनी डिसइन्वेस्टमेंट करनी स्टार्ट करी ताकि जो प्राइवेट सेक्टर है उनका रोल बढ़ सके और पब्लिक सेक्टर अपना रोल कम करके दूसरी तरफ अपना ध्यान डाइवर्ट करे। अगर इतना पैसा नहीं है तो किसी और सेक्टर के डेवलपमेंट करे, जो बेसिक नेसेसिटीज है उनमें अपना जो रोल है वो लिमिट कर ले। नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जब एक देश दूसरे देश के साथ बिना किसी बैरियर, बिना किसी बाधा के इंटरनेशनल फ्रीली ट्रेड करती है। देखो ट्रेड मतलब वहाँ पे फ्रीली बेसिकली हम कह सकते हैं कि मूवमेंट होती है, चाहे वो गुड्स की मूवमेंट हो, चाहे वो कैपिटल की मूवमेंट्स हो, चाहे वो लोगों का मूवमेंट हो, चाहे वो आइडियाज़ की मूवमेंट हो। तो ये सब फ्रीली बिना किसी बैरियर के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना, यानी कि बॉर्डर को खत्म कर देना, समझ आए, कि ट्रेड बैरियर ना होना, उस तरह की इकोनॉमी को उन्होंने बनाया। तो कहना इंटीग्रेटिंग द नेशनल इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू रिमूवल ऑफ बैरियर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड कैपिटल मूवमेंट, ताकि बिना किसी बैरियर के जो पैसा है, आइडियाज़ है, गुड्स है, वो एक देश से दूसरे देश में फ्रीली जा सके और जो मार्केट है वो एक्सपेंड हो सके, बड़ा हो सके। इसी को हमने ग्लोबलाइजेशन
का नाम दिया है। तो हमारी इकॉनमी भी 1991 के बाद हमने ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी को अपनाया है। उससे पहले हमने एक तरह से अपनी इकॉनमी को रिस्ट्रिक्ट कर रखा था, यानी कि फ्रीली मूवमेंट हमारे देश में ना तो गुड्स इंपोर्ट होते थे ना वो एक्सपोर्ट होते थे सरकार की पॉलिसी के कारण। तो उसके बाद आपको पता है कोई भी चीज़ अगर हम करेंगे तो उसके पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस भी होंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी होंगे। तो ग्लोबलाइजेशन की अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो सबसे पहले एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि वो टेक्नोलॉजी भी हम यूज़ करने लगे बाहर की कंपनियों के आने के कारण, कि जो चीज़ हमारे देश में नहीं होती थी या हम उस टेक्नोलॉजी को नहीं जानते थे, पर दूसरी कंपनियों के आने से उनके साथ टेक्नोलॉजी भी आई, हाईटेक टेक्नोलॉजी को हम लोग भी यूज़ करना सीख गए। दूसरा हम बात करें तो जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा लोगों की है, क्योंकि बड़ी सारे जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किए, कंपनियाँ लगाई। इन कंपनियों को चलाने के लिए यहाँ पे स्टाफ की ज़रूरत हुई, जो कि हमारे लोगों को बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिला। और जब एम्प्लॉयमेंट आया तो पॉवर्टी में कमी आई, लोगों की लाइफस्टाइल इम्प्रूव हुआ। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो हेल्दी कंपटीशन। देखो बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियों के आने से हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उनको एक अच्छा कंपटीशन मिला, ताकि वो भी अपनी गुड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करे, नई चीज़ों को सीखे, किस तरह से अपने कॉस्ट को कम कर सकते हैं, ताकि हम एक हेल्दी कंपटीशन को बिल्ड करके नई चीज़ों को सीखकर हम भी अपने गुड्स को इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा बेचकर पैसा कमा पाए। तो ये सारे क्या है पॉजिटिव इनके इम्पैक्ट हुए ग्लोबलाइजेशन के। बट आपको पता है कि किसी भी चीज़ के केवल एक ही साइड्स नहीं होते, कुछ पॉजिटिव होते हैं तो साथ साथ कुछ नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस भी देखने को मिलता है। तो पहले हम बात करें डिस्पैरिटी, यानी कि इनइक्वालिटी और ज़्यादा बढ़ गई। अब देखिए इसके पीछे रीज़न क्या है। जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं जो वो कहाँ पे बिजनेस स्टैब्लिश करेंगे, जहाँ पे ऑलरेडी डेवलपमेंट होगी, जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन होगा, कम्युनिकेशन होंगे, पावर होगा, ठीक है, फैसिलिटीज़ होगी, बैंकिंग होंगे, इंश्योरेंस, जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ मिलेगी वहीं पे वो बेसिकली बिजनेस को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनियाँ आई वो पहले से जो डेवलप स्टेट थे, एरियाज थे, वहीं पे स्टैब्लिश हुई। तो इससे ये हुआ कि वो जो स्टेट जो पहले से डेवलप था वो और ज़्यादा डेवलप हो गए, वहाँ के लोगों और ज़्यादा डेवलप हो गए, वो और ज़्यादा अमीर हो गए। और जो गरीब बैकवर्ड एरिया थे वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं पहुँचा, जिसके कारण पर्सनल और रीजनल दोनों ही इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा पहले से बढ़ गई। दूसरा हम बात करें कल्चर डिग्रेडेशन। आप समझते हो कि जब ग्लोबलाइजेशन के कारण हम दूसरे देशों से रिलेशन बनाते हैं, हमारा ट्रेड बढ़ता है, हमारा आना जाना बढ़ता है, तो हम एक दूसरे से काफ़ी इन्फ्लुएंस होते हैं, हमारे सभ्यता, संस्कृति, कल्चर भी एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते हैं। तो हुआ ये कि हम कई बार हमारे जो यंगस्टर है वो उनकी अच्छी चीज़ों को ना देख के उनको नेगेटिविटी चीज़ों को भी बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके कारण हमारे जो बच्चे हैं, बेसिकली जो नौजवान है, जो यंगस्टर है, उनके लाइफस्टाइल में काफ़ी चेंजेस आ गया। नाइट लाइफ हम कह सकते हैं, बड़ों का रिस्पेक्ट हम कह सकते हैं ख़त्म हो गया। तो ये जो बुराइयां हैं हमारे जो नए जनरेशन को, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा हम कह सकते हैं। तीसरा हमारे एनवायरनमेंट को बहुत नुकसान हुआ। देखिए कोई विदेशी कंपनी जो होती है, जो फॉरेन कंपनी होती है, उनको आपसे सिर्फ पैसा चाहिए, प्रॉफिट चाहिए। आपके एनवायरनमेंट पे उसके क्या नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस होंगे, किस तरह से इतने सारे इंडस्ट्रीज आएगी, उनका वेस्ट कैसे डिस्पोज किया जाएगा, ये सब उनकी प्रॉब्लम नहीं है। वो केवल आपके रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, चाहे नेचुरल हो चाहे ह्यूमन हो, और केवल प्रॉफिट कमाना जानती है। तो उसके बाद हमारे देश में पोल्यूशन लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वेस्ट डिस्पोजल की प्रॉब्लम आ गई है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि विदेशी कंपनी आने से कहीं ना कहीं हमारे जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर थे उनको भी काफ़ी नुकसान हुआ है, क्योंकि वो लोग बल्क में प्रोडक्शन करते हैं, बड़े लेवल पे प्रोडक्शन करते हैं, हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, जिसके कारण उनका जो कॉस्ट पर यूनिट मैन्युफैक्चरिंग होता है वो बहुत सस्ता होता है, जिसके कारण हमारे डोमेस्टिक जो मैन्युफैक्चरर थे उस कॉम्पिटिशन में कहीं ना कहीं वो पिछड़ गए हैं, जिसके कारण जो है हम लोग उनको बहुत अच्छा खासा पैसा कमाने का एक उनका जरिया बन गया है। तो ये सब बेसिकली हम कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़े। तो कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, हमको पता है हर चीज़ के दोनों ही साइड्स होते हैं, डिपेंड करता है कि किसके ज़्यादा अच्छे पॉइंट्स है, उसके हिसाब से हमको चलना पड़ता है। अब आपका एक नेक्स्ट टॉपिक है आउटसोर्सिंग। देखिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या होता है, आप लोगों ने सुना होगा आउटसोर्सिंग वर्ड का मतलब, सभी बच्चे जानते हैं, बीपीओ, कॉल सेंटर, इन सब। तो ये आउटसोर्सिंग क्या मतलब होता है, कहना है कि रेफर टू द कॉन्ट्रैक्टिंग आउट सम ऑफ द एक्टिविटी थर्ड पार्टी विच अर्लियर परफॉर्म बाय द ऑर्गेनाइजेशन। मान लीजिए कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है वो क्या करते हैं कि जो मेन कोर फंक्शन होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, वो उस पर फोकस करना चाहते हैं, उसमें इनोवेशन की जरूरत हो, उसमें इम्प्रूवमेंट की जरूरत हो, तो वो उन पे अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान लगाना चाहते हैं, रिसोर्सेज को लगाना चाहते हैं। जो लेस इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ होती है, ठीक है, उन एक्टिविटीज़ को बेसिकली वो उन कंपनियों को असाइन कर देते हैं जहाँ पे काम पहले से ही हो रहा है, वहाँ पे उनको इजीली सस्ते लेबर मिल जाते हैं, उनको कम पैसों में उनका काम हो जाता है,
और उसमें ज़्यादा इंटेलिजेंसी या ज़्यादा इनोवेशन की ज़रूरत नहीं होती। तो इसीलिए बहुत सारी जो विदेशी कंपनियाँ, उनके जो कॉल सेंटर्स होंगे, आपने देखा होगा बीपीओ हो गए, अकाउंटेंसी मेंटेन हो गए, रिकॉर्ड कीपिंग हो गए, ये सब जो है जितने भी डेवलपिंग देश हैं वहाँ पे वो चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेबर सस्ते होते हैं, यहाँ पे लोगों के पास अनएम्प्लॉयमेंट है, काम नहीं है, तो कम पैसों में भी लोग काम कर देते हैं और सारी एक्टिविटी पे वो फोकस नहीं कर सकते, इसलिए जो लेस इंपॉर्टेंट होता है वो उन कंपनियों को असाइन कर देती है, उन कंट्रीज को असाइन कर देते हैं जहाँ पे काम पहले से हो रहा है। एक उनको अलग से और इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उससे कम पैसों में वो अपने काम दूसरों को द्वारा करा सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, आउटसोर्सिंग। आपने देखा होगा बीपीओ, कॉल सेंटर, केपीओ, अकाउंट रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, ये सभी फैसिलिटीज बेसिकली आउटसोर्सिंग के अंदर आते हैं, जो एक कंपनी दूसरे कंपनी से ये सारे काम करवाती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा इंटेलिजेंस, ज़्यादा इनोवेशन की जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे बेसिकली हमने पढ़ा कि हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के रीज़न क्या थे, कब रिफॉर्म किया गया, कौन से 3 रिफॉर्म किए गए, लिबराइजेशन में क्या क्या रिफॉर्म किया गया, प्राइवेटाइजेशन में क्या किया, ग्लोबलाइजेशन क्या था, उसके पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस और आउटसोर्सिंग। अब हमारे जो है कुछ टॉपिक इस चैप्टर के बचे हुए हैं, जिसमें WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या था, डिमोनिटाइजेशन क्या है, ठीक है, GST क्या, ये जो 3-4 टॉपिक बचे वो हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। बाकी आप लोग नोट्स के लिए विनिंग क्वेस्ट ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।